नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ईडी, मोदी की ईडी अब मोदी पे ही भारी पड़ने लगी है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के वक्त भी कई राज्यों में ईडी के चक्कर में ही भाजपा को नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब तो भयंकर भारी पड़ रही है। हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की पहली सूची आई है, उस सूची को देखें तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्याशियों का चयन ईडी के दफ्तर में ही राहुल गांधी ने कर लिया, या ईडी की लिस्ट उनके हाथ लगी और ईडी के लिस्ट से ही कैंडिडेट की लिस्ट बना डाली। हरियाणा में कांग्रेस के जो नेता ईडी के रडार पर थे, राहुल ने सबको टिकट दिया है। इसके मायने क्या है? कंट्रोल रूम, भाव को जोड़िए फटाफट। भाव तीन नाम, बड़े नाम हैं और ये तीनों ईडी के रडार पर थे। शुरुआत सीधे नाम से करते हैं। राव दान सिंह, लोकसभा चुनाव में भी इनको भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव में मैदान में उतारा गया था। लोकसभा चुनाव के बाद इन पर ईडी का प्रकोप आया। जुलाई महीने में इनके कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। हालांकि राव दान सिंह अभी तक जेल से बाहर है। दूसरा नाम धर्म सिंह छोकर। धर्म सिंह छोकर का बेटा, इनके भी ठिकानों पर छापेमारी हुई। इनके बेटे को, छोकर साहब के बेटे को जेल में डाला हुआ है ईडी ने। तीसरा नाम सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार कांग्रेस से विधायक हैं और ये भी जेल में हैं। अभी हाल ही में ईडी का प्रकोप पवार साहब पर हुआ और सुरेंद्र पवार को जेल में डाला। तड़के से छापेमारी, एकदम सुबह सुबह छापेमारी शुरू हो गई थी। अब सुरेंद्र पवार को सोनीपत से मैदान में उतारा है। 31 प्रत्याशियों की सूची आई, सुरेंद्र पवार को सोनीपत से मैदान में उतारा गया। धर्म सिंह छोकर, जिनका बेटा जेल में है, उनको समालखा से मैदान में उतारा गया है। और राव दान सिंह, जो ईडी के रडार पर हैं, छापेमारी इन पर जुलाई से ही शुरू हो चुकी है, उनको महेंद्रगढ़ से उतारा है मैदान में। राहुल गांधी ने ये सूची कहां बनाई? ईडी के दफ्तर में बैठ के बनाई कि लो आप? वैसे भी राहुल गांधी ईडी से बड़ा प्यार करते हैं, कई बार कह चुके हैं मुझे बुलाओ भाई, और ये भी कहानी बता चुके हैं कि ईडी के दफ्तर में आया था तो क्या क्या हुआ था। ईडी वाले अफसर मुझसे बोले कि भाई राहुल, आपको डर नहीं लगता है क्या? तो मैंने क्या कहा, बताया था पूरी कहानी। तो ये दफ्तर, ईडी के दफ्तर में सूची बनने लगी कांग्रेस की। देखिए आशीष, 2014 के बाद से खासकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका उपयोग सरकार कैसी कर रही है, जो जनता के हिसाब से दुरुपयोग है। कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आपने गलत किया है। अब हो ये रहा है कि पहले तो जब कोई भ्रष्टाचारी, ईडी की इनकम टैक्स की रेड हो जाती तो लोग कहते कि भ्रष्टाचारी हो जाए। अब एक देखो, बनियों में, क्योंकि हमारे तो सभी समाज के सभी वर्गों में दोस्त हैं, तो कई लोग कहते थे कि जिसके घर में इनकम टैक्स की रेड हो गई, उसको बच्चे को अच्छा रिश्ता आता है। इनकम टैक्स की रेड होना मतलब आपके पास पैसा बहुत है। तो ये एक एक लोग उसको मजे लेके बोलते थे। अभी क्या हो गया, ईडी ने आपको उठा लिया, इनकम टैक्स ने उठा लिया, सीबीआई ने उठा लिया। इसका मतलब आप भ्रष्ट है, ये कतई नहीं है। इसका मतलब आप मोदी को भारी पड़ रहे हैं। मोदी और अमित शाह आपको निपटा नहीं पा रहे हैं। मोदी और अमित शाह आपसे डर रहे हैं, इसलिए आपको ये कार्रवाई हो रही है। और आप, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड आपकी होती है, आपका कोई जेल जाता है, आपके ऊपर वारंट निकलता है, इसके मायने ये हैं कि आप इन दोनों गुजरातियों के आंखों में आंखें डाल के बात करते हो। आप लड़ाकू हो। समाज लड़ाकू को सर पे बिठाता है। अनिल देशमुख छबर भुजबल जैसा डरा नहीं। अनिल देशमुख, उन्हें बता दिया कि वो मराठा है। उसके पास एफिडेविट दिया, उसने कहा कि है, मैं नहीं साइन करूंगा। बोले अरे इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार, इनको इन्वाइट करना है। बोला नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बोला अच्छा पवार परिवार छोड़ो, उद्धव ठाकरे और इसको तो निपटाओ, इनका क्या लेना देना आपसे? इन्हें बोला सवाल ही नहीं उठता। फिर जब लोगों ने रेड की इस पे, तो अधिकारी उसको पूछते ऊपर बात हुई आपकी? ये बोला मेरे ऊपर एक ही है, शरद पवार।
और उनसे बात हो गई मेरी। उनने मुझे कल ही बोला था कि तैयार रहिए, जेल जाना है तुम्हें, ये जेल में भेजेंगे। 15 महीने रहा वो जेल। 100 करोड़ का आरोप था, 100 करोड़, 100 करोड़। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंत में 1 करोड़ 80 लाख का चार्जशीट बनी हम्म, और कोर्ट ने कहा कि भाई कहां से उठा के लाई? हम्म, क्या ईडी का क्या बनता है इसमें? कौन से अधिकार है? किसने बोला 100 करोड़ रुपए लेता था, रिश्वत लेता था? बोला पुलिस कमिश्नर ने बोला। बुला बुला पुलिस कमिश्नर को। पुलिस कमिश्नर आए। बोला आपने कहा होम मिनिस्टर पैसा मांग रहा है आपको, आप एफिडेविट बना के दे दीजिए। बोले सर मुझे नहीं मांगा। फिर नहीं, मैंने कुछ लोगों को, अधिकारियों को बोलते हुए सुना था। हम्म, चाय, एक जगह इवेंट में चाय पे लोग बोल रहे थे कि वो, ऐसा मुझे ऐसा कानों से सुना मैंने। बोले आप आईपीएस अधिकारी, आपको शर्म नहीं आती? कानों से सुने हुए बातों को आप आरोप लगाते हैं, नीचे मुंडी करके। वो कमिश्नर अब पुलिस में अच्छे ओहदे पे बिठाया इन लोगों ने, हम्म, देवेंद्र फडणवीस और इस गैंग ने, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो आरोप लगाए। अनिल देशमुख का कद ऊपर उठ गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब ने घेरा उसके बाद। अब जब चुनाव नजदीक आ गए, अनिल देशमुख ने उन तमाम लोगों के नाम लिए, कौन उसके बाद एफिडेविट लेके आया था, क्या आया था और क्या है, मेरे पास वीडियो है, मैं सब बताऊंगा। हम्म, देवेंद्र फडणवीस ने कहा मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें वीडियो है। हम्म, और अब सीबीआई बोलती है कि हमको पेन ड्राइव मिली। अब देखो देवेंद्र फडणवीस कितने कमजोर नेता है। अरे जब ईडी ने केस बनाया था, वो पेन ड्राइव उन्हीं को दे देते। हम्म, ईडी केस कमजोर नहीं होती, हम्म, क्योंकि आपको फिर सीबीआई का उपयोग लाना है, और सीबीआई का उपयोग करके फिर चुनाव के समय कुछ देर के लिए जेल डालेंगे, फिर केस जाएगा कोर्ट में, फिर कहेंगे कि कोई प्रूफ नहीं है, फिर छूट जाएंगे वो। उन्हें कहा कि मैं तैयार हूं जी जेल जाने के लिए। तो अब ये मैसेज गया। अभी क्या हुआ हेमंत सोरेन के साथ, क्या हुआ? 8.5 एकड़ की जमीन, हम्म, और 8.5 एकड़ की जमीन के भ्रष्टाचार में एक स्टेट का मुख्यमंत्री जेल जाता है। बताइए आप, कोर्ट ने क्या कहा जमानत के समय? हाँ, अरे 8.5 एकड़ जमीन का कोई कागज ही नहीं तुम्हारे पास, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कोई ऐसा रिकॉर्ड बताता है कि हेमंत सोरेन का उस जमीन से कुछ लेना देना है। 5 महीने की जेल होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं निकल पाए बाहर। हम्म, संजय सिंह, उन्हें कहा भाई अरे कुछ, अरे बैंक अकाउंट तो लाओ कम से कम उसके। बैंक अकाउंट भी नहीं ला पाए तुम, फालतू की बात करते हो। छोड़ दिया। मनीष सिसोदिया, कविता, अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल। अब वो केजरीवाल जैसे ईडी ने छोड़ा तो सीबीआई ने पकड़ा। हम्म, हम्म, ईडी जब काम करे तो सीबीआई ने क्यों नहीं उस पर इन्वेस्टिगेट किया? सीबीआई इंतजार करती है, ईडी छोड़ेगी तो हम पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे तो फिर वो पकड़ेगा, वो पकड़ेगा तो 3-4 साल तो हम तुमको रगड़ेंगे। और इशू क्या है? कुछ भी नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। हम्म, न्यू लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन इनका बाप नहीं पकड़ पा रहा है, हम्म, क्योंकि वो जेएमएम इतने मूर्ख नहीं थे कि रिश्वत का पैसा बैंक में जमा कराए। वो केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर है, वो जानता है एंट्री कैसी घुमाना है। तो जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां गुजरात गवर्नमेंट ने लिख के दिया, गुजरात गवर्नमेंट ने, जहां डबल इंजन की सरकार है, हम्म, उनने लिख के दिया, नोटिस दी अडानी को कि भाई 3,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा तुमने हमसे लिए वापस करो। 3,900 कोयले का करोड़ 900 करोड़, 3,900 करोड़ रुपए बहुत बड़े होते हैं, 100 करोड़ से तो ज्यादा ही है। 8 हम्म, एकड़ जमीन से तो ज्यादा है। 100 करोड़ की वहां पे भी अनिल देशमुख की रिश्वत थी, वो तो ज्यादा है। 3,900 करोड़ बहुत ज्यादा है भाई। और 3,900 करोड़ एक गुजरात गवर्नमेंट मांग रही है ओवर बिलिंग के लिए। ओवर बिलिंग के मायने हैं वो पैसा विदेश गया, क्योंकि जो बिल हुए हैं वो सिंगापुर, यूएई और हांगकांग, हम्म, 3 फर्म को बिल हुआ है।
तो अपने देश का पैसा ओवर बिलिंग करके बाहर भेजा, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ईडी क्यों चुप है? जनता जानती नहीं है। तो अनिल देशमुख इनको भारी पड़ रहा था। इनको केजरीवाल भारी पड़ रहे थे, संजय सिंह भारी पड़ रहे थे, मनीष सिसोदिया भारी पड़ रहा था, हेमंत सोरेन भारी पड़ रहा था। वहां बीआरएस भारी पड़ रहा था तो बेटी को उठाया। तो ईडी सीबीआई आपको उठाती है, इसका मतलब आप सरकार को भारी पड़ रहे हो। और सरकार को जो भारी पड़ता है वो बड़ा निक्कत का नेता होता है। ये आयरा गैरा नत्थू खैरा पे सरकार ने हाथ नहीं डाला, हाथ बड़े लोगों पे डाला जिनकी ताकत है। और जिन पे बड़े लोगों पे ताकत, मैं तो बोलता अजित पवार भी बड़ा आदमी है, हसन मुश्रीफ बड़ा नाम था, छगन भुजबल बड़ा नाम था। इस पे जैसे हाथ डाला, ये तुरंत तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में खुद ही कूद गए, स्विमिंग पूल में कूदते वैसे, और अपने आप को छोगा पहन के मोदी 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 कहने लगे ताकि जेल न जाए। तो जनता बड़े नामों के साथ मर्दांगी भी चाहती है। जेल के डर से जो विचारधारा बदले, जो पार्टी बदले, जो परिवार बदले, उससे बड़ा नामर्द कोई नहीं होता। फिर जनता क्यों साथ देगी? इसीलिए निपट रहे, इसीलिए अजित पवार की पत्नी को जितवा के नहीं ला पाए अपने बारामती से। तो कुल मिलाकर भाई, बाबा शरद पवार को भी नोटिस मिला था ना ईडी का। 80 प्लस का आदमी है, कैंसर से ग्रसित है, लास्ट स्टेज में। इसके बावजूद एक नोटिस ईडी ने दिया और वो मर्द खड़ा हुआ। मैं ये नहीं मानता शरद पवार भ्रष्ट नहीं है, उन्हें भी अथा भ्रष्टाचार किया है, लेकिन वो तेल लगाए हुए पहलवान है, किसी के हाथ में नहीं आते। ईडी के एक नोटिस से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। वो ताकत अजित पवार भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखा पाए। तो ये जो 3 लोग हैं, ये जेल भी जा रहे हैं लेकिन बीजेपी का दामन नहीं थामे। ये वो मर्द है जिससे बीजेपी परेशान है। तो बड़े कद्दावर नेता जिसमें मर्दांगी हो, जो लड़वैये हो, और जो बीजेपी के लिए तकलीफ हो, वो कांग्रेस के लिए तो एसेट है। उसको टिकट नहीं दोगे तो किसके टिकट देंगे? इसलिए कोई मुझे अभी पूछ रहा था हरियाणा का, अरे भाई साहब आप कभी कांग्रेस में कोई पहचान हो तो आप बात करो। मैंने भाई साहब हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमको तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देता। हुड्डा जी को 3 बार टाइम मांगा तो हुड्डा जी टाइम नहीं देते हमको। हमको पैसे नहीं चाहिए, तो खबर के लिए मिलना चाहते थे। पहले हमारा तो बड़ा लोग गाली देते हमको, कांग्रेस वालों को भी नहीं छोड़ते। तो बोले भाई साहब इसका कोई जुगाड़, मैंने ईडी की रेड करवाओ अपने पे, और एक आध महीना जेल में रहो, मंत्री बनोगे गुरु जी। क्योंकि ईडी की रेड बड़े आदमी पे होती है, जो बीजेपी के लिए तकलीफ वाला होता है। तो राहुल गांधी राजनीतिज्ञ है, राहुल गांधी अपने सेनानियों को नहीं छोड़ेगा। यही यही सवाल मैं करने वाला था, यही सवाल कि कांग्रेस में कि बड़ा चेंज है। जिस राहुल को बाल बुद्धि कह रहे थे, पिछला मतलब ये 9 तारीख, आप 9 जून याद कर लीजिए, 9 जून से आज 7 सितंबर, कोई ऐसा मौका नहीं आया है, कोई ऐसा दिन नहीं आया है जिस दिन वो बाल बुद्धि राहुल ये चाणक्य, कथित चाणक्य पर और अविनाशी प्रधानमंत्री पर भारी न पड़ा हो। कोई दिन नहीं ऐसा बीता है। तो मतलब जो एक औरा बनाया हुआ था अविनाशी का कि लोकप्रियता में चाणक्य की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है, क्या सब फेल हो गया? और राहुल को जितना एक बड़ा इवेंट करके, बहुत पैसा खर्च करके जो पप्पू बनाया गया था, वो बाल बुद्धि अब भारी पड़ना शुरू हो गया है। राहुल गांधी कभी बाल बुद्धि थे नहीं। राहुल गांधी को पप्पू बोलने वाले, और ये पप्पू की उत्पत्ति कहां से हुई?
ये बीजेपी का कॉइन किया हुआ शब्द नहीं है। हम्म। ये जयराम रमेश टाइप जो लोग हैं, जो ये बाहर प्रतीत करते हैं कि राहुल को वो चला रहे हैं। हम्म। यदि आप किसी को पूछो, जयराम टाइप्स लोगों को, कि राहुल हैज डन अ मार्वेलस जॉब इन पदयात्रा, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई ओनली टोल्ड हिम टू डू दैट, यू नो। ये है हम्म। लोगों, ही डजंट अंडरस्टैंड, वी आर गाइडिंग हिम। ये जो जबरिया पिता बने हुए लोग हैं ना, इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने उनको पप्पू बनाया। मीडिया डिपार्टमेंट किसके पास था? सुरजेवाले के पास था। 12 बजा दी उसने। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगल कॉलम, सुरजेवाला का फोटो 4 कॉलम। एक फौज पाल के रखी थी कि आप हमारा महिमा मंडन करो। इसको क्या समझ में आता है? इसको कुछ समझ में नहीं आता। कोई गलत हुआ तो अरे ये है तो ऐसे ही होगा। ये इनके पार्टी के लोग हैं। जो जयराम रमेश पे मैं बोलता हूं कि जो जयराम रमेश नेशनल टेलीविजन पे ये बोले कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है राहुल गांधी से, वो आदमी राहुल गांधी के लिए क्या काम करेगा? और दूसरे सप्ताह संजय राउत ये कहता है कि राहुल गांधी कई गुना ज्यादा पॉपुलर है मोदी जी से। मोदी जी के पास सरकारी मशीनरी है, बिना सरकारी मशीनरी के राहुल पदयात्रा पे निकलता है तो लाखों लोग आते हैं। वो जस्टिफाई करता है वो सहयोगी दल है। सहयोगी दल राहुल को नेता मानने को तैयार है और जयराम रमेश कहता है कि वो पॉपुलर नहीं। इन लोगों ने राहुल को पप्पू बनाया था। मैं बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी ने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, मतलब पप्पू नहीं समझा, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी देखिए हमेशा राहुल गांधी को टारगेट करते थे। हाँ। राहुल गांधी उनके दिमाग में 24/7 घर करके बैठा है। गांधी परिवार से आतंकित है ये लोग, इसलिए हर रोज गांधी परिवार को टारगेट करते हैं। इसका मतलब गांधी परिवार का भय व्याप्त है। जिसका भय ही व्याप्त नहीं, आप उसके बारे में विचार भी नहीं करते आदमी। सो राहुल गांधी इज ऑन द माइंड ऑफ बीजेपी। बीजेपी का हर नेता राहुल गांधी को टारगेट करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो राहुल से डरते हैं। यदि उनके लिए राहुल कुछ थे ही नहीं, फिर राहुल पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये दो युवा इकट्ठा हो गए, बोले अरे उनका कुछ खाता भी नहीं खुलेगा। जब आपको लगता है खाता ही नहीं खुलेगा उनका, तो फिर उनपे बोल के आप एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? और खाता ऐसा खुला कि इनका खाता खाली हो गया। तो वो नहीं समझते गलत इनको। लेकिन जो राहुल गांधी को वो समझ रहे थे, वो राहुल गांधी अब दिखाई दे रहा है। वो प्रॉब्लम ही हो गई। राहुल गांधी को ये वाकई बड़ा चैलेंज समझते थे, लेकिन ऐसा बोल बोल के उसको हतोत्साहित करते थे। जैसा शल्य कर्ण को रोज बोल बोल के हतोत्साहित करता था अर्जुन के खिलाफ जब युद्ध होता था। लेकिन ये अलग टाइप का आदमी निकला, अलग मिट्टी का बना हुआ है। इन्हें सारे लोग सारे अपमान झेलने के बाद भी ऐसा डट के खड़ा हो गया कि आज उनको लगता है यार हमने जो सोचा था हमारे लिए चैलेंज है, ये वाकई बड़ा चैलेंज होके अब सामने आया है, अब कैसा निपटा जाए। तो राहुल नेवर वॉज अ पप्पू, उसको कांग्रेसियों ने पप्पू बनाया। बीजेपी के लिए तो वो हमेशा डर बना रहे, और अब वो डर साक्षात सामने आया है। वो डर ने विकराल रूप लिया है। 240 पे यदि आए हैं तो उसमें यकीनन उसका रोल है। और जिस हिसाब से वो रणनीति कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमले बोल रहे हैं, भाई जातिगत जनगणना पे यदि संघ को भी बोलना पड़ रहा है, मणिपुर पे संघ को बोलना पड़ रहा है, तो ये राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी के दिमाग पे नहीं हावी, संघ संगठन पे भी हावी है। संघ भी 24 घंटे राहुल गांधी के बारे में सोच रहा होगा, इसलिए तो ये सारे पॉइंट्स आए सामने। तो फिर एक आखिरी जब 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 राहुल गांधी जब इतने सुलझे हुए राजनीतिक जब सामने आए हैं, तो फिर उन्होंने ईडी की रेड जिन पे हुई, आप नहीं कह सकते हो कि भ्रष्टाचारियों को उन्होंने वो दे दिया। अरे भ्रष्टाचारियों की क्या दे दिया यार तुमने? सारे तो भ्रष्टतम लोग तुम्हारे पार्टी में हैं।
और जिसके भ्रष्टाचार के कागज आप ही ने निकाले बाहर। अजीत पवार को 1400 करोड़ रुपए का किसने सीज किया था? ईडी ने सीज किया था। अजीत अजीत पवार तुम्हारे साथ है। नारायण राणे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन हाउस में पूरा कागज फेंके पटल पर। वो नारायण राणे तुमको कैबिनेट में ले लिया। छगन भुजबल को तुमने जेल भेज दिया, वो कैबिनेट में है। पूरा एक सप्ताह तक आसाम का विधानसभा नहीं चलने दिया बीजेपी ने, हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार पे। एक महीना आज वो उनका मुख्यमंत्री है। तो राहुल गांधी ने तो बहुत सही कहा था हमसे बात करते हुए। उन्हें कहा कि वी शुड बी थैंकिंग टू मोदी। पार्टी का डिटॉक्सिकेशन कर दिया। पूरे राजनीतिक दलों का, विपक्ष के, उन्होंने डिटॉक्स कर दिया। सारे भ्रष्टाचारी अपने पास ले लिए, हमें पाक साफ करवा दिया। और तो, जिन पे ईडी की रेड है वो वाकई भ्रष्टाचारी नहीं है, मान लो आप। नहीं, अब तो मैं वही कह रहा था इसी पे सवाल कि अब तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदे नारे के रूप में या चुनाव प्रचार में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला कुछ भी दे, टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई ईडी को कि आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई क्यों करते हो, एकदम दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा, दर्शकों के लिए मुझे क्लियरिटी के साथ बताऊं। लोग कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि इसमें दम नहीं है, फिर केस क्यों चला? ये लोग ये नहीं समझते, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन आया था। केस तो लोअर कोर्ट में चल ही रहा है। केस सीबीआई के कोर्ट में चल रहा है। केस ईडी के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। केस तो चल रहा है। अभी तो हाई कोर्ट में भी नहीं आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन बेल एप्लीकेशन ये जेल से बाहर निकलने के लिए होती है। वो लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, पीछे सुप्रीम कोर्ट गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जिस आरोपों के तहत इनको जेल किया है, ये आरोपों में दम हमको नहीं लगता जो इनको जेल में रखे। इसके मायने हैं जब सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जाएगा तो वैसे ही छूटेंगे वो। अब बताओ ना, सीबीआई ने नई चार्जशीट फाइल की 2 साल बाद अनिल देशमुख के खिलाफ, लेकिन ये जमानत पे आने के बाद ईडी ने नई डेट भी नहीं ली। अनिल देशमुख ईडी के जमानत पे ही है ना, ईडी के केस में। केस कहां है? डेट क्यों नहीं लग रही उसकी? क्योंकि ईडी को मालूम है केस में दम नहीं। अब पढ़िए, सालों पड़ी रहेगी वो। इसी पर आखिरी सवाल ये, हरियाणा में जो दिया टिकट तीनों को, इससे अलग एक सवाल ईडी पर ही, ईडी सीबीआई पर। इनका पैटर्न ये सुपारी के मतलब सुपारी किलर कह लीजिए के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक उदाहरण के साथ इसी पर टिप्पणी खाली लेंगे। कोलकाता, आज भी बंगाल वैसे ही धधक रहा है। वहां पर एक व्यभिचार, बहुत ही भयावह बीभत्स घटना की जांच के लिए सीबीआई गई थी। उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। इस बात पर बंगाल के लोगों को भी सोचना चाहिए, उनको जवाब मांगना चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट में यही बात तो जवाब मांगे कि भाई क्या कर रही है सीबीआई, कहां है चार्जशीट? आप 10 दिन में सजा दिलाने की बात करते हो, आप 25 दिन में आपने अब तक कोई चार्जशीट तक नहीं तैयार कर पाए आप। और जांच क्या हो रही है वहां पे भाऊ? जांच क्या हो रही है? जांच हो रही है वहां पर संदीप घोष के करप्शन की जांच हो रही है। अब ईडी भी घुस गई है। कैसे? यही संदेह पैदा करता है इनके मंशा पर, इनकी सोच पर। और इसी से हरियाणा, इसलिए क्योंकि ये अब पब्लिक में परसेप्शन बैठ गया है कि ये सुपारी किलर हैं। बताइए, आप गए थे इस देश को हिला देने वाली घटना की जांच करने, वहां संदीप घोष के करप्शन की जांच, पूरा फोकस पूरे रोज फ्रंट पेज पे छप रहा है। ये तो अभी की केस है। सुशांत सिंह राजपूत तो एक एक्टर था। आज के डेट में सुशांत सिंह की मरे हुए उसको आज 3-4 साल हो गए। अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया इनको कि यह हत्या है। वो उस ये मुंबई पुलिस ने कहा, सारी रिपोर्ट कही थी, इनने कहा कि पुलिस लिपापोती कर रही है क्योंकि उद्धव की सरकार थी। और नारायण राणे के पास प्रूफ थे कि उद्धव का लड़का कैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि उनने कहा कि इसकी जो हत्या हुई है उससे दिशा सलवनिया की हत्या से जोड़ते हैं, और दिशा सलवनिया की हत्या में आदित्य ठाकरे का हाथ है। प्रूफ है उनके पास। क्या आदमी है यार ये आदमी! ये देश में कैबिनेट मंत्री रह चुका है, अभी सांसद है, उसके बावजूद ये प्रूफ नहीं देता एजेंसीज को।
लेके बैठा है। इसने आरोप लगाया कि हमने इतने कैश, इतना पैसा दिया उद्धव ठाकरे को, हमारे पास सब डायरी में लिखा है। अरे डायरी दे देना तू, डायरी दे दो भाई ईडी सीबीआई को, जाने दो उद्धव ठाकरे को जेल में। बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए इस देश में, दे तो सही, वो भी नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के आज जब जब जांच शुरू हुई सुशांत सिंह राजपूत की, वो इसलिए कि उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या की। दो बातें, उसका आज तक कुछ कोई एजेंसी नहीं बता पाई। हाँ, उसको रिलेटेड इन्होंने ड्रग में घुस गए, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग का चलन क्या है, हाँ, और किसने क्या किया, किसने क्या किया। और वो बेचारे की ऐसी इमेज थी सुशांत सिंह राजपूत की, पब्लिक इमेज थी बॉय नेक्स्ट डोर, सबको लग रहा था कि अपने घर का बच्चा है। इस एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन में इतनी चीजें निकाली कि पता पड़ा उससे बड़ा वुमनाइजर कोई नहीं था। वो लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए चार्टर्ड लेके जाया करता था बैंकॉक। वो सारा चीज रिकॉर्ड पे आ गई। उनके पिताजी ने एप्लीकेशन लिख के बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन बंद करो यार, मेरे बच्चे की बेइज्जती मत करो। और तो कुल मिलाकर ये करते कुछ है, जाते किसी के लिए है, बोलते कुछ है, परसेप्शन कुछ होता है। वसूली सरकार उद्धव की सरकार। और यहाँ पे वो कोरिया का डिक्टेटर जो है उसकी तुलना ममता से, अरे उसकी तुलना तो यूपी में होनी चाहिए। जो यूपी में लड़कियों के साथ हो रहा है अभी, रोज की खबरें हैं, रेगुलर हो गया। यूपी की पुलिस की बंदूक की गोली भी नए मशीन में फैक्ट्री में बनी है। ऐसी बंदूक से निकलती है, जहां यादव है उधर घुस जाती है। बिल्कुल ठाकुर हो तो वापस आ जाती है, फिर यादव ढूंढती है, फिर उसको लगती है। अजब है भाई, गाइडेड गोलियां मैंने पहली बार देखी, हाई टेक्नोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के भारत में। क्या कहें बुलडोजर इसका, गाइडेड है, बुलडोजर बुलडोजर गाइडेड, गाइडेड है। गोली गाइडेड, सब कुछ गाइडेड है। बता, सब ये अत्याधुनिक वो वैसे भी आजकल बहुत वायरल बरसात में हो रहा है कि अब जो सड़कें बनती हैं उसको सैटेलाइट से ऊपर से निगरानी करके नई टेक्नोलॉजी से मोदी जी बनवाते हैं। तो बना सब रहा है। कुछ अब बुलडोजर गोली सब कुछ ऊपर से बड़े साइंटिफिक तरीके से गाइडेड होती है। खैर, अब प्रॉब्लम इस क्या है तरीके से कि ऊपर से जब गाइड करते हैं ना, देखिए इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। जब सैटेलाइट से देखते हैं तो छोटे छोटे गड्ढे दिखते नहीं। हम्म, वहां तो बड़ी कार जाएगी, इतना बड़ा गड्ढा भी सैटेलाइट से दिखता नहीं। हम्म, तो वो उनको गड्ढे दिखते नहीं, उनको तो बहुत बेहतरीन सड़क लगती है। गड्ढे तो बेचारे मोटरसाइकिल वाले, कार वाले उछल उछल के गिरते हैं, मर जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि गड्ढे है भाई। हवाई जहाज में घूमने वालों को गड्ढे कहाँ से पता। प्रधानमंत्री के भी रोड पे तो आए। हम्म। खैर, अब देखना है हरियाणा में कितना बड़ा गड्ढा होता है। अभी इस्तीफों का सिलसिला जारी है, बगावत धुआंधार है भाजपा में, और कांग्रेस की तरफ से सूची आने के बाद छिटपुट बगावत की खबरें हैं। हालांकि ये कांग्रेस के कल्चर में है, बगावत तो कांग्रेस के कल्चर में है, बीजेपी में तो था नहीं, जो अब देखने को मिल रहा है। और सबसे सबसे विध्वंसक रूप में है बगावत। इतना मतलब इतने बड़े पैमाने पर भाजपा में अब तक बगावत नहीं हुआ था, जो छोटे से हरियाणा में देखने को मिल रहा है। उसी बीच में ईडी की जांच को, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन तीनों को धता बता करके राहुल गांधी ने उसी सूची में से अपने प्रत्याशी निकाल लिए हैं। ये प्रत्याशी मैदान में है। अब नतीजे आएंगे, चुनावी रणभेरी बज चुकी है, पूरे चरम पर है चुनावी संग्राम हरियाणा का। उसकी भी अपडेट हम आपको लाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।